जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम पूछे गए उसको भी हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे उस समय हम लोग बीच बीच में प्रश्न भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न बन रहा है और किस तरीके से पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए विजयनगर साम्राज्य को हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो ये 1336 से लेकर के 1665 के बीच में विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास रहता है। तो ये जो शुरुआत होता है 1336 ईस्वी से, उस समय से हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे कि हरियर और बुक्का ये दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का शुरुआत होता है। विजयनगर की स्थापना होती है, यहाँ से शासन स्टार्ट होता है। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग समझेंगे कहानी के रूप में, ताकि अच्छे से हम लोग ये जो चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य है इसको एक कहानी के रूप में अच्छे से याद रख सकें और कभी भी हम लोगों को आगे चल करके कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देखिए जो ये हरिहर और बुक्का जो दो भाई हैं, ये लोग वारंगल के, यहाँ पे हाइलाइटर करता हूँ, वारंगल के ये काकतियों, ठीक है, काकतियों के ये सामंत रहते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि पैरेलल में अलग तुगलक तुगलक वंश जो है हम लोग पढ़े हैं पहले, तो तुगलक वंश भी इनके पैरेलल में चलता रहता है। ठीक है, ये उत्तर उत्तर हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में, तो वहां पे तुगलक वंश का शासन होता है। अब वहां पे क्या होता है कि वारंगल में तुगलक वंश के लोग आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक इतिहास जो हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका एक कहानी है। कहानी को अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा समय लग जाएगा, 1 मिनट लगेगा लगभग, अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद से आपको जब बेसिक याद रहेगा तो आप हर चीजों को अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। हरिहर और बुक्का दो भाई हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य स्टार्टिंग क्या हो रहा है 1336 ईस्वी। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का जो दो लोग हैं, दोनों भाई हैं, ये वारंगल में, ठीक है, काकतीय वंश के सामंत हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि तुगलक वंश का जो है ये वारंगल पे आक्रमण होता है और वारंगल का पूरा उसको नष्ट कर देते हैं। कौन? तुगलक वंश के लोग। तो अब क्या होता है कि जो हरिहर और बुक्का है जो कि वारंगल में पहले रहते थे, वो लोग कहाँ चले जाते हैं? आनेगोंडी या फिर वर्तमान में अभी हम लोग जो कर्नाटक जो क्षेत्र है, हमारे मैप में आप देख सकते हैं कर्नाटक जो क्षेत्र है ये अपना साउथ का क्षेत्र। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं केरला और तमिलनाडु के जस्ट ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो ये जो आनेगोंडी उस समय नाम लिया जाता था, तो हो सकता है कि इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां याद रखना, इतिहास का अगर प्रश्न आता है तो वहां पे कर्नाटक की जगह आनेगोंडी भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि तुगलक वंश का वारंगल पर आक्रमण हुआ, वहां का सारी चीजें मतलब नष्ट हो गई। तो वहां से हरियर और बुक्का दोनों भाई कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए, आनेगोंडी चले गए, वहां आकर के बस गए। फिर आगे चल करके क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी तुगलक वंश का है। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक विद्रोही जो होता है वो भाग करके हरियर और बुक्का के पास चला जाता है। हरियर और बुक्का दोनों उसको अपने शरण में रखते हैं, एक तरीके से उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को ये चीज पता चलता है, तो उसको ये एक तरीके से ये अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं उसको हर्ट होता है कि मेरे जो विद्रोही हैं उसको ये संरक्षण प्रदान कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक
ठीक है? यहाँ पे फिर आता है और आनेगोंडी यानी कि कर्नाटक, इस पे भी हमला करता है, ठीक है? इस पे भी आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद से हरिहर और बुक्का, ठीक है? ये दोनों भाइयों को बंदी बना लेता है। बंदी बना लेने के बाद से ये कहाँ लेकर के जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जितना भी हम लोग अभी जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग जितने भी चीजें ये सब देख रहे हैं, सब कहाँ है? दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है? तो ये कहाँ लेकर के चला जाता है? दिल्ली में लेकर के चला जाता है, ठीक है? दिल्ली में लेकर के चला जाता है। वहां पे इनको बंदी बना करके रखता है। इनको, हरियर और बुक्का को, और इन दोनों को इस्लाम धर्म को स्वीकार कराता है, ठीक है? ये दोनों भाई इस्लाम धर्म यहाँ से स्वीकार करते हैं और उसके बाद से इनको फिर से छोड़ देता है दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण की ओर इनको फिर से भेज देता है, वहां पे अपने विद्रोहियों का दमन करना या फिर एक तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए इनको दक्षिण की ओर भेज देता है। अब ये स्टोरी हो गया, यहाँ से अभी लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न देखते हैं कि यहाँ से ये जो हम लोग पहला स्लाइड जो हम लोग पढ़े हैं, ये जो हम लोग पहला स्लाइड पढ़े हैं उसके अंतर्गत एक प्रश्न बन रहा है यहाँ से 1336 ईस्वी, जो कि विजयनगर जो शुरुआत होता है ना साम्राज्य, तो पहला जो है यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? देखिए, स्टार्टिंग सन यदि कंफर्म है, कोई भी सन किसी भी एग्जाम में यदि पूछा जा रहा है तो समझिए कि वो जो सन है बहुत कंफर्म है, 100% श्योर है, ठीक है? विवादित किसी भी ऐसी विवादित चीजों को से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है? तो अगर कोई भी विवादित इतिहास में कोई भी ऐसी विवादित बातें हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? देखिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो हरियर और बुक्का जो है ये लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद से दक्षिण की ओर आते हैं। दक्षिण की ओर जब आते हैं वो लोग, तो धीरे धीरे करके इनको समझ में आता है और एक गुरु मिलते हैं, ठीक है? इनको विद्यारण्य, ये गुरु हैं इनके, विद्यारण्य। इनको ये फिर से ये दोनों भाइयों को शिक्षा देते हैं कि आप लोगों को मुस्लिम धर्म जो है वो जबरदस्ती एक तरीके से स्वीकार कराया गया है, जबरदस्ती आप पे थोपा गया है। तो इस तरीके से इनके शरण में आकर के फिर से ये लोग अपना हिंदू धर्म अपना लेते हैं और इन्हीं के प्रभाव से विजयनगर को, यहाँ से विजयनगर बसाते हैं और एक बड़ा साम्राज्य भी बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो है एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक भी ये नहीं सोचा होगा कि इन दोनों भाइयों को छोड़ देने के बाद से इस तरीके का ऐसा कोई एक साम्राज्य बन जाएगा, तो ठीक है? तो ये लोग जो है पहले क्या करते हैं, विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के फिर से अपना हिंदू धर्म की ओर एक तरीके से स्वीकार करते हैं और उसके बाद से तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, विजयनगर को बसाते हैं। कहाँ पे है तुंगभद्रा नदी? यहाँ पे देखिए, ये एक इधर शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है ना? लाइनिंग अगर आपको दिख रहा होगा तो ये तुंगभद्रा नदी है और ये कृष्णा नदी है, ठीक है? ये कर्नाटक का क्षेत्र है, इसमें आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ये सभी आ रहा है ना, क्योंकि ऐतिहासिक जो हम लोग देखेंगे उस समय पता चलेगा कि जो विजयनगर साम्राज्य बहुत बहुत दूर तक फैला हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो छोटा क्षेत्र रहेगा, धीरे धीरे करके फैलेगा। तो यहाँ पे जो है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे विजयनगर की स्थापना की गई, दोनों भाइयों ने यहाँ पे स्थापना किया और उसके साथ ही यहाँ पे हरिहर और बुक्का दोनों भाई, ठीक है, अपने पिता के स्मृति में संगम वंश का नींव रखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 वंशों का शासन होता है। ये चारों वंशों को हम लोग को ध्यान में रखना है। कुछ-कुछ बातें इनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको अच्छे से याद रखना है। हम लोग अभी तक ये समझ गए हैं कि विजयनगर का जो साम्राज्य जो स्टार्टिंग है, वो कैसे हुआ? स्टोरी हम लोग समझ गए, मोहम्मद बिन तुगलक और हरियर बुक्का, ठीक है? इन दोनों की पूरी कहानी है, ये समझ में आ गया हम लोग को। यहाँ तक अब हम लोग क्लियर हो गया। सबसे पहले इसमें हम लोग को याद रखना है कि 1336 जो विजयनगर साम्राज्य का स्टार्टिंग जो स्थापना है,
वो है 1336। संस्थापक कौन हुए यहाँ पे? हरिहर और बुक्का। और तीसरा चीज इसमें क्या हो गया कि विजयनगर साम्राज्य का, यदि ये पूछा जाता है कि सबसे पहला वंश कौन सा था, तो कौन सा रहेगा? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, यानी कि उस पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था, कौन सा होगा? तो संगम वंश होगा, ठीक है। और इनको दीक्षा देने के लिए या विजयनगर साम्राज्य बसाने का एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आइडिया देने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, तो कौन होंगे? गुरु ये विद्यारण्य, ठीक है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग वंशों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया है कि हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, माधव विद्यारण्य, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। ज्यादातर फोकस रखना है प्रश्न, यहाँ पे बीच बीच में प्रश्न ऐड करने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मेरा, कि यही है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक में थोड़ा सा फोकस बढ़े, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या, किस चीज को कैसे ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो इस स्लाइड में जो अभी हम लोग पढ़े, उसमें ध्यान रखेंगे संगमवंश पहला विजयनगर के साम्राज्य का ये यहाँ पहला वंश है। बसाने वाले कौन है? विजयनगर को स्थापना करने वाले कौन है? हरिहर और बुक्का, ठीक है। और इनके गुरु कौन है? विद्यारण्य। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए, थोड़ा सा ये सीक्वेंस वाइज अगर याद रखें ज्यादा अच्छा रहेगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों का शासन होता है यहाँ पे। सबसे पहला वंश है संगम वंश, ठीक है, 1336 से लेकर के 1485 तक का। शालू वंश आता है उसके बाद से 1485 से लेकर के 1550 ईस्वी तक। और तुलु वंश आता है, ये 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक। और आता है आरवीडू वंश, ये होता है 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। अगर आपको सन याद नहीं है, तो आपको इतना याद रखना है कि जो संगम वंश का स्टार्टिंग कब हुआ? 1336, बस। बाकी आपको ये याद रखना है कि संगम वंश आता है, फिर उसके बाद से सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। तो ये 4 वंश जो है, इनका नाम याद रखना है। इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पर, यानी कि विजयनगर पर अपना शासन किया है, ठीक है। तो ये चारों को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ठीक है, कौन सा था? ये एमपीपीसी में पूछा गया प्रश्न 2021 में, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन, याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो जो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उससे किस तरीके से प्रश्न बनेगा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न बना है, याद रखेंगे। हो सकता है कि अभी का पूछ दे कि जो जो विजयनगर राज्य पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा फोकस रखेंगे प्रश्नों पे। अब हम लोग यहाँ से संगम वंश देखना शुरू करते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का जो ऊपरी कॉन्सेप्ट था, कहानी था, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ से वंश वाइज सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है संगम वंश। संगम वंश के अंतर्गत हम लोग देखें यहाँ पे कि 1336 से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलेगा? 1485 ईस्वी तक चलेगा। इसमें सबसे पहला शासक कौन आएगा? हरिहर प्रथम, ठीक है। हरिहर प्रथम जो है ये 1336 से लेकर के 1356 तक का इसका शासनकाल है। हम लोग इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1336 ईस्वी, जो कि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का इस एक तरीके से स्टार्टिंग होता है, विजयनगर की स्थापना होती है और विजयनगर का शासक भी बनता है। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि विजयनगर का प्रथम शासक, ठीक है, वंशों में प्रथम शासक कौन था? तो याद रखेंगे हरिहर प्रथम। यहाँ पे अभी शुरुआत ही हुआ और हरिहर प्रथम का नाम आ गया, मतलब प्रथम आ रहा है। प्रथम इसलिए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आगे चल करके हरिहर नाम का और भी व्यक्ति हो, ठीक है। तो इतिहासकार ये अपना इजी बनाने के लिए, ठीक है, पढ़ने की दृष्टि से सबको प्रथम द्वितीय तृतीय करके नाम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हरिहर प्रथम हम लोग देख रहे हैं, ये विजयनगर का एक तरीके से प्रथम शासक है और संस्थापक है संगम वंश का, ठीक है।
अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। हरिहर प्रथम ने अपने शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का सीमा विस्तार किया। अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में यह अपनी राजधानी आनेगोंडी से विजयनगर हम्पी ले गया। ठीक है, तो आनेगोंडी से ये कहाँ चला गया? विजयनगर, यानी कि हम्पी। हम्पी भी उसका एक प्राचीन नाम है। ठीक है, अभी विजयनगर है, तो हम्पी और विजयनगर दोनों को याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको। उसने राजा या महाराजाधिराज उपाधि, ये सब की उपाधि धारण नहीं की। देखिए, हरिहर प्रथम जो है ये संगम वंश की स्थापना ये लोग करते हैं, हरिहर बुक का मिलकर के। सब चीजें सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कि जो ये राजा महाराजा धीराज इस तरीके से कोई उपाधि जो है ये धारण इसलिए नहीं करता है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य देख रहे हैं कि एक तरफ आप उत्तर क्षेत्र में देख रहे हैं कि पूरा एक दिल्ली सल्तनत इधर पूरा मतलब चल रहा है, तुगलक वंश लगातार चल रहा है। ठीक है, बगल में इनके बहमनी साम्राज्य भी चल रहा है, तो और भी कई छोटे छोटे साम्राज्य जो है वो भी एक दूसरे में एक तरीके से अगल बगल में देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि अगर ये कोई बड़ा उपाधि धारण करता है तो हो सकता है अगल बगल के जो इसके क्षेत्र है, राज्य है, साम्राज्य जो है, हो सकता है उनको इस चीजों से जलन हो, या फिर एक तरीके से अपने आप को छोटा समझे, कुछ भी हो सकता है विद्रोह के कारण से। ठीक है, तो ये सोचने के कारण से, इस कारण से जो हरिहर प्रथम है ये कोई भी उपाधि धारण नहीं करता है। मैं ये बताना इसलिए चाह रहा था ताकि आपको ये याद रहे, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो हरिहर प्रथम जो है वो कोई भी ऐसा उपाधि धारण नहीं करता है। देखिए, इसके साथ ही अब यहाँ पे 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की भी यहाँ पे विस्थापना हो जाती है। और उसके बाद से क्या होता है कि विजयनगर जो है कहीं ना कहीं, विजयनगर का जो साम्राज्य है वो विस्तार उसका धीरे धीरे करके रुक जाता है। बहमनी साम्राज्य जो है आपका कर्नाटक क्षेत्र, जो हम लोग विजयनगर साम्राज्य जो अभी मैप में हम लोग देखे थे, ठीक है, ये अगर यहाँ भी हम लोग मैप देख रहे हैं तो इधर का जो क्षेत्र था इधर बहमनी क्षेत्र, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का था ये सब। ठीक है, बहमनी हम लोग अगले जस्ट इसके बाद हम लोग अगला जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बहमनी साम्राज्य यहाँ पे स्थापना हो गया और विजयनगर साम्राज्य भी साथ में विस्तार में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसका विस्तार थोड़ा सा रुक गया। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद से बुक्का प्रथम फिर अगला शासक हुआ। अब हम लोग बुक्का प्रथम के बारे में देखते हैं कि इसने क्या क्या किया है, इसके शासन में क्या क्या हुआ। तो यहाँ बुक्का प्रथम आया, ये 1356 से 1377 ईस्वी। कोई जरूरत नहीं है अगर आपको याद नहीं है या याद नहीं रखते हैं। हाँ, ये याद रखेंगे कि संगम वंश पहले आया, उसका प्रथम जो यहाँ पे शासक है हरिहर प्रथम, फिर उसके बाद से बुक्का प्रथम आता है। तो ये जो है, अब इसके बारे में देखते हैं। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ठीक है, की उपाधि धारण की इसने। और बुक्का के शासनकाल में विजयनगर का जो उत्तरी क्षेत्र है, मतलब विजयनगर के उत्तर में ये तुंगभद्रा नदी घाटी, ठीक है, वहां से लेकर के दक्षिणी क्षेत्र में ये पूरा तमिल तमिल क्षेत्र, चेर राज्य, जो कि चेर राज्य पहले चेर राज्य नाम था, अभी केरल हम लोग जिसको कहते हैं, वहां से लेकर के रामेश्वरम तक का पूरा क्षेत्र जो है ये बुक्का प्रथम के शासन काल में, यानी कि विजयनगर साम्राज्य कहीं ना कहीं विस्तार हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। बुक्का प्रथम को साहित्यकारों ने यहाँ पे तीन समुद्रों का स्वामी कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है ये आगे चल करके प्रश्न में आ जाए। ठीक है, अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आप इसको एक तरीके से ध्यान रखेंगे, थोड़ा फोकस रखेंगे। तीन समुद्रों का स्वामी किसे कहा गया है यहाँ पे? बुक्का प्रथम को। किंतु इसने भी महाराज इस तरीके की कोई भी उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक ये उपाधि धारण किया है, ठीक है, लेकिन ये आप देखेंगे कि महाराज इस तरीके का, महाराजा धीराज इस तरीके का कोई बड़ा उपाधि धारण नहीं करता है। देखते हैं आगे। बुक्का प्रथम अपने वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए यहाँ पे एक दूत मंडल उस समय चीन भेजता है। समझ रहे हैं आप? मतलब वैदेशिक नीति जो है यहाँ पे इनका मतलब कितना ज्यादा विस्तृत होगा कि इन लोग जो है चीन में भेजते हैं। ठीक है, चीन में दूत भेजते हैं इसके विस्तार के लिए।
तो उस समय का जो स्थिति है उसका अगर कल्पना हम लोग करें तो लगता है कि काफ़ी अच्छा स्थिति होगा, ठीक है? काफ़ी जो राजा-महाराजा जो हम लोग देखते हैं, मूवी वगैरह भी देखते हैं या फिर हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो हकीकत में वो लोग काफ़ी एक तरीके से उच्च प्रभावशाली तरीके से ही होंगे वो लोग, है ना? चलिए देखते हैं आगे हम लोग और भी। अब यहाँ पे शासनकाल जो है, हरिहर द्वितीय का शासनकाल शुरुआत होता है। तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों राजाओं के विपरीत ये क्या करता है, हरिहर द्वितीय ये पहला, इससे इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे कि ये राज राज परमेश्वर और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां ये धारण करता है। दो लोग अभी हरिहर और बुक्का जो है दोनों ऐसे थे जो कि इन्होंने कोई भी ऐसा उपाधि धारण नहीं किया, लेकिन हरिहर द्वितीय जो है ये उपाधि धारण करता है। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली तथा कांची को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये इसके साथ, और साथ ही इसमें जो है ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। पहला इसके टॉपिक क्या याद रखना है कि ये उपाधि धारण करता है राज परमेश्वर और महाराजाधिराज। दूसरा इसके बारे में हम लोग याद रख सकते हैं कि इसका एक सबसे बड़ी सफलता जो है वो पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और ये गोवा को छीनने का जो था ना, वो छीनता है, मतलब छीन लेता है उससे, ठीक है, बहमनी साम्राज्य से। तो ये एक इसकी बड़ी उपलब्धि है, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में ये भी देख सकते हैं कि जो श्रीलंका का राजा है उससे ये कर वसूल करता है, ठीक है, कर वसूल किया था। तो हम लोग इससे ये समझ में आता है कि जो समुद्री क्षेत्र है वहां बहुत आगे तक भी विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव था, ठीक है। तो हरिहर द्वितीय जो है वो श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था, तो ये एक इतिहास में हम लोग ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड याद रखेंगे कि श्रीलंका के राजा से कर वसूलने वाला जो शासक था हरिहर द्वितीय था। अब यहाँ पे अगला शासक जो आएगा वो आएगा देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था, तो इसको एक याद रख सकते हैं, देवराय प्रथम को हम लोग यहाँ का क्या कह रहे हैं, वास्तविक उत्तराधिकारी, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना किया, और फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह के साथ कर दिया। देवराय प्रथम के समय में बहमनी साम्राज्य का, ठीक है, बहमनी साम्राज्य से ये फिरोज शाह का आक्रमण होता है, और उस समय ये सामना भी करता है, देवराय सामना भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पराजित हो जाता है। फिर आगे चल करके अपना अच्छा एक संबंध बनाए रखने के लिए अपनी पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह के साथ कर देता है। देवराय प्रथम ने अपने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी। तो ये एक इसके बारे में ऐतिहासिक रूप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तुंगभद्रा नदी पर बांध जो बनाना, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कृषि क्षेत्र से रिलेटेड, अब इतिहास से भी इस तरीके का टॉपिक से प्रश्न बन रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, देवराय प्रथम संगम वंश का ये है। देवराय प्रथम जो है ये तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके सिंचाई के लिए एक सुविधा भी प्रदान करने का कार्य करता है। देवराय प्रथम के बारे में और देख लेते हैं। इसके शासनकाल में ही इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया, हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद अगले स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि जो निकोलो कोंटी है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि देवराय प्रथम, ठीक है, इटली का जो यात्री है निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर का यात्रा करने के लिए आया था। देवराय प्रथम के दरबार में एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, कौन थे, श्रीनाथ थे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, जो श्रीनाथ थे वो किसके शासनकाल में थे, तो देवराय प्रथम, ठीक है। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की भी यहाँ पे मृत्यु हो गई। फिर अगला शासक यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उससे पहले प्रश्न देखते हैं।
देखिए इतालवी यात्री, ठीक है, इतालवी यहाँ पे लिखा है जबकि वहाँ पे इटली लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की? ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब आएगा देवराय द्वितीय, ठीक है, तो देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद से अब कौन आएगा? रामचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका भी शासनकाल अल्पकालीन रहा, तो वो भी उसका भी शासन समाप्त हो गया। मतलब बीच में कुछ कुछ लोग आए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय ये शासक बना 1422 से लेकर के 1446 तक का, ठीक है। देवराय द्वितीय जो है इस वंश का सबसे महान शासक था, तो इसके बारे में याद रखना है। सबसे महान शासक है संगम वंश का, जो जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था। तो संगम वंश के अंतर्गत कौन से शासक को इंद्र देव का अवतार माना जाता था, इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है देवराय द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो है, जो बीच बीच का एक एक दो दो पॉइंट है ना, उसको आप अच्छे से लिख करके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको रिव्यू करते समय, पढ़ते समय तुरंत तुरंत दिमाग पे फोकस पड़े और याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसके समय में फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बना करके इसके दरबार में भेजा था। तो कहीं ना कहीं देवराय द्वितीय यहाँ पे बहुत ज्यादा सच में ये एक तरीके से महान शासक होगा। इसके कारण से जो फारस का शासक जो है शाहरुख, तो ये आगे चल करके प्रश्न आ सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी देखे थे कि इटली का जो यात्री आता है देवराय प्रथम के समय में, तो उसी तरीके से यहाँ पे देवराय द्वितीय के समय में जो है ये फारस का शासक शाहरुख जो है वो अब्दुल रज्जाक को दूत बनाकर के इसके दरबार में भेजता है। तो हो सकता है ये आगे आने वाले प्रश्न में, एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बन जाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। देवराय द्वितीय ने अपनी बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मुसलमानों को भर्ती किया था और उनके लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाया, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये जो राजा है देवराय द्वितीय, इसका एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी किसी भी धर्म के लिए ऐसे विद्रोह या विद्रोही मानसिकता नहीं था, ठीक है। उसके लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बैठकर हाथी का शिकारी भी कहा गया है। तो अब यहाँ पे देवराज द्वितीय के बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट याद रखेंगे, देखते हैं। ये संगम वंश का महानतम शासक है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा फोकस करके चलना है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे देवराज द्वितीय जो है, देवराज द्वितीय का शासनकाल क्या है? 1422 से लेकर के 1446 तक। दूसरा पॉइंट इसमें ये रखेंगे कि जो संगम वंश है, संगम वंश का सबसे महानतम शासक है, महान शासक है ये देवराज द्वितीय, ठीक है। और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जनसाधारण में इंद्र का अवतार माना जाता था, ठीक है। और चौथा पॉइंट, फारस के शासक शाहरुख खान जो है अब्दुल रज्जाक नामक एक दूत इसके दरबार में भेजा था, इसके शासनकाल में, देवराज द्वितीय के शासनकाल में। पांचवा पॉइंट, मुसलमानों को ये अपनी सेना में भर्ती करता है, उनके लिए मस्जिद का निर्माण कराता है। छठवां पॉइंट, गज बेटकर के नाम से भी इसको जाना जाता था, यानी कि हाथियों का शिकारी के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे इसमें अब हम लोग देखेंगे प्रश्न को। देखिए इसमें सर्वाधिक मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था? ठीक है, सर्वाधिक मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का
पहला शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से प्रश्न बनता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि एक तरीके से एग्जामिनर्स के नज़र में आएगा इस तरीके से प्रश्न, ये सब प्रश्न, ये टॉपिक। तो इस ये जो अगर टॉपिक अगर कोई एग्जामिनर देखता है, तो हो सकता है अब अगला कोई प्रश्न जो अभी हम लोग 6 पॉइंट पढ़े उसमें से कोई बन जाए। तो इसलिए उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये हम लोग देख लिए किस तरीके से प्रश्न बना है। आगे देखते हैं अब। देवराज द्वितीय के बारे में देखिए आगे। 1446 में जो देवराज द्वितीय है उसका मृत्यु हो जाता है और उसके बाद से संगम वंश का पतन यहाँ से शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। देवराज द्वितीय का जो उत्तराधिकारी यहाँ पे मल्लिकार्जुन ये गद्दी पर बैठता है, जिसको प्रण देवराय भी कहा जाता है। छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का बस ये अब याद रखना है, यहाँ से संगम वंश समाप्त हो जाएगा। देखिए ये विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है, ये जो है संगम वंश का अंतिम शासक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें इसका शासनकाल क्या है, 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक का। तो संगम वंश का ये अंतिम शासक था, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विजयनगर राज्य में फैली अराजकता अराजकता का लाभ उठा करके चंद्रगिरी के गवर्नर कौन है, ये सालू नरसिंह। तो सालू नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और फिर यहाँ से सालू वंश की स्थापना की। तो संगम वंश जो है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन है, विरूपाक्ष द्वितीय है। अब उसके बाद से जो है चंद्रगिरी का गवर्नर आएगा सालू नरसिंह। सालू नरसिंह जो होगा वो क्या करेगा, इनके राज सिंहासन पर अधिकार करके फिर सालू वंश का स्थापना करेगा। तो अब हम लोग सालू वंश के बारे में देखते हैं आगे। देखिए सालू वंश अब हम लोग देखते हैं, सालू वंश का स्टार्टिंग क्या हुआ यहाँ से 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक का, ठीक है। तो यहाँ सालू वंश का जो अब संस्थापक कौन होगा, सालू नरसिंह, ठीक है। और सालू वंश की स्थापना कब होगी, अब छोटे छोटे ये सब वंश है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो है हम लोग का विजयनगर साम्राज्य जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो आगे चल करके आएगा, उसके बाद से बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने। तो सालू वंश जो है, सालू वंश की स्थापना कब होगी, 1485 से 1485 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय की उसके ही सेनापति सालू नरसिंह ने हत्या कर दिया और विजयनगर में दूसरे राजवंश कौन, सालू वंश की नींव रखी, ठीक है। तो विरूपाक्ष द्वितीय हम लोग देखिए, अभी संगम वंश का ये अंतिम शासक है और उसका सेनापति कौन है, सालू नरसिंह, ठीक है। तो ये हत्या करके उसका सिंहासन छीन लिया और उसके बाद से सालू वंश की नींव रखी। तो अब हम लोग सालू वंश देख रहे हैं। सालू वंश जो है उसका स्टार्टिंग क्या हुआ, 1485 ईस्वी से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सालू नरसिंह 1485 से लेकर के 1490 ईस्वी तक का है, उसको छोड़ देते हैं। योग्य और प्रतिभा संपन्न ये शासक था, ठीक है। इसने क्या किया, विजयनगर राज्य के वे क्षेत्र जो कि संगम वंश के समय में बहमनी और उड़ीसा के द्वारा हड़प लिए गए थे वो पुनः प्राप्त किया। तो यहाँ से इसके बारे में, सालू नरसिंह के बारे में दो बातें याद रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहला ये कि जो है सालू वंश का संस्थापक है, ठीक है। और एक तरीके से कि ये जो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है, कि हत्या करके भी ये सालू वंश की स्थापना करता है। तो हो सकता है अंतिम शासक की हत्या कौन करता है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। दूसरा चीज इसमें ये याद रखेंगे, सालू नरसिंह जो है वो विजयनगर क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, जो संगम वंश के समय में बहमनी और उड़ीसा के शासन में या राजाओं ने छीन लिया था उसको ये वापस प्राप्त कर लेता है। तो ये सालू नरसिंह के बारे में दो बातें याद रखेंगे। उसके बाद से ये 1490 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सालू नरसिंह के बाद से इमाडी नरसिंह अगला शासक बनता है। इसके बारे में देखते हैं, सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद से उसका अल्पवयस्क पुत्र इमाडी नरसिंह, ठीक है, ये 1490 से लेकर के 1505 ईस्वी तक का इसका शासनकाल है, जिसका संरक्षक कौन है, नरसा नायक, ठीक है। हम लोग अभी तक जितना भी इतिहास देख रहे हैं उसमें ये चीज समझ में है कि पहले के जो राजा थे बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली
और बहुत ही एक तरीके से धनवान लोग भी थे, ठीक है? बहुत अच्छे लोग थे, मतलब हर तरीके के लोग थे राजाओं में आप देखेंगे तो। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप हिस्ट्री में देखेंगे कि राजा कहीं भी सुरक्षित नहीं रहते थे, है ना? वो लोग उनको ये चीज़ का भी जानकारी ही नहीं है या फिर सतर्क रहते होंगे उनको मतलब एक तरीके से नींद भी आता होगा कि नहीं, क्योंकि आप देखेंगे हमेशा किसी न किसी का सेनापति जो है या उसका पुत्र है उसका हत्या करके फिर अगला वंश स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो राजाओं का जो एक तरीके से लाइफ होगा, वो तो हम लोग फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से समझ में आता है कि काफ़ी रिस्की होगा उनका भी लाइफ, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे इसमें। इमाडी नरसिंह जो है, ये शासक बना और उसी का संरक्षक जो है नरसा नायक, ठीक है? नरसा नायक था 1505 ईस्वी में। नरसा नायक का जो पुत्र है वीर नरसिंह, ठीक है? वीर नरसिंह जो है वो सालू और शासक जो है इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है। कौन हत्या कर दिया अब इसका? नरसा नायक जो कि संरक्षक है, उसका पुत्र वीर नरसिंह, ठीक है? संरक्षक का पुत्र जो राजा है उसका यहाँ पे हत्या कर दिया, ठीक है? हत्या करने के बाद से अब सालू वंश के स्थान पर तुलु वंश की नींव रखी, ठीक है? तो अब यहाँ से तुलु वंश की स्थापना हो जाती है और इसको द्वितीय बला प्रहार ये बला प्रहार कहा गया, तो छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब है हमारा कि अंतिम जो यहाँ शासक कौन हुआ सालू वंश का? इम्माडी नरसिंह, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक कौन होगा? वीर नरसिंह, ठीक है? वीर नरसिंह यहाँ पे तुलु वंश का प्रथम संस्थापक होगा तुलु वंश का। और तुलु वंश कहाँ से शुरू होगा? 1505 ईस्वी में, ठीक है? देखिए यहाँ पे आंतरिक अशांति और समाजवादी सरदारों के विरोध के कारण से उसका शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत रहा। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, इतना बस इसके बारे में याद रखना है, ये प्रथम संस्थापक है, शासक है तुलु वंश का, ठीक है? अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आएगा। 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद से उसका सौतेला भाई कौन बना? कृष्णदेव राय, ये शासक बना। कृष्णदेव राय, इसके बारे में ही हम लोग पूरा विजयनगर साम्राज्य को एक तरीके से जो जानते हैं, तो हम लोग कृष्णदेव राय के नाम से ही जानते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड सीरियल्स मूवीज वगैरह भी बने हैं। तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोग जो जानते हैं या सुनते हैं, हम लोग को कृष्णदेव राय का ही नाम आता है। हम लोग इसी कारण से इतना जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी कारण से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कृष्णदेव राय जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझिए, पढ़िए और याद रखिए। इसका नोट्स आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है बनाना, ठीक है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पे आपको प्रश्न आता है कि जो कृष्णदेव राय है, ठीक है, उसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है? 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक, पहला। दूसरा, जो कृष्णदेव राय है वो किस वंश से संबंधित है? तो तुलु वंश से संबंधित है, ठीक है? तुलु वंश का महान यहाँ पे महान शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो ये जो है एक एक पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, ठीक है? कृष्णदेव राय के बारे में पहला क्या याद रखना है? शासनकाल, ठीक है? समय 1509 से लेकर के 1529। दूसरा, तुलु वंश से संबंधित है। तीसरा, बाबरनामा यानी कि जो कृष्णदेव राय है वो बाबर के समकालीन होगा, ठीक है? तो किसके समकालीन था? बाबर के समकालीन था। चौथा पॉइंट कि बाबरनामा में इसकी मतलब बाबरनामा यानी कि उसकी बाबर की आत्मकथा है, तो बाबरनामा में भी कृष्णदेव का वर्णन किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बाबरनामा में किस शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है, ठीक है? आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से लेकर के 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया।
तो ये एक तरीके से इसका ये आक्रमण यानी कि जीत ये याद रख सकते हैं कि जो बीदर का सुल्तान है, ठीक है, मोहम्मद शाह, इसको हराता है। हालांकि इसके बारे में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इतना जो है बाबरनामा और तुलु वंश से संबंधित है कृष्णदेव राय के बारे में। इतना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या बातें हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ से आ गया है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, ठीक है। एनडीए 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रहेगा। इस तरीके से प्रश्न बना है। अभी और भी प्रश्न देखेंगे हम लोग। कृष्णदेव राय के बारे में और देखते हैं। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त किया, ठीक है, और रायचूर पर अधिकार करने के पश्चात गुलबर गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुलबर्गा के किले पर कौन सा शासक, तुलु वंश का कौन सा शासक अधिकार करता है, तो कृष्णदेव राय। 1513 से लेकर के 1518 ईस्वी के बीच में कृष्णदेव राय अपने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव से 4 बार ये युद्ध करता है, ठीक है, और चारों बार उसको पराजित करता है। अब इतने बार पराजित होने के बाद से देखिए यहाँ पे 4 बार की पराजय से निराश रुद्र प्रताप देव ने कृष्णदेव राय से संधि की प्रार्थना कर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो यहाँ पे 4 बार जो है उड़ीसा का जो गजपति शासक है प्रताप रुद्र, ये अपने पुत्री का लास्ट में विवाह करके एक तरीके से संधि अपना शांति मतलब शांति तरीके से एक रिश्ता बना लेता है लास्ट में। तो ये याद रखेंगे यहाँ पे। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि 4 बार जो युद्ध करता है, ठीक है, और चारों बार उसको पराजित करता है कृष्णदेव राय। किसको, तो उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र को, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखेंगे। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद, ठीक है, ये बहुत बार यहाँ से प्रश्न बना है, लेकिन अभी मैं प्रश्न इसको नहीं शायद ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृष्णदेव राय का खुद तेलुगु में अमुक्त माल्याद ये लिखा गया है और संस्कृत में जामवती कल्याणम, ठीक है, इसकी रचना की गई है। तो ये जो दोनों रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बार बार प्रश्न इससे बनता है। और कृष्णदेव का जो ये उपाधि है आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो तीनों जो इसकी उपाधियां हैं अच्छे से याद रखेंगे। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री यहाँ पे याद रखना इसको भी, डोमिगोस पायस और बारबोसा, ये विजयनगर आए थे। तो ये दोनों को याद रखना है। और खास करके इसका जो उपाधि है इसको भी याद रखना है। और अमुक्त माल्याद और जामवती कल्याणम, ये दोनों इसकी रचनाएं हैं, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बना है एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रहेगा। आपको समझ में आ गया प्रश्न कैसा बन रहा है। तो अभी जितना जो मैं आपको टॉपिक हिंट किया हूँ उसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे उसको। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे अलसानी पेद्दन और तेनालीराम, ठीक है। तेनालीराम हम लोग बहुत बार देखे हैं, ठीक है, बहुत सारा स्टोरी भी हम लोग देखे हैं उसमें तेनालीराम के बारे में। तो इनको याद रखना है। अलसानी पेद्दन ने यहाँ पे तेलुगु कविता के एक तरीके से पितामह की उपाधि इसको प्रदान किया गया था। जो कौन है ये, अलसानी पेद्दन। तो ये एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलसानी पेद्दन, ठीक है, तेलुगु कवि किस शासक के शासन काल में था, ये किसके दरबार में था, तो याद रखेंगे, ठीक है, कृष्णदेव राय। और इसकी जो मुख्य कृति क्या है, मनुचरित और हरि कथा सार, ठीक है। और यहाँ पे पांडुरंग महात्म्यम, इसकी रचना तेनालीराम के द्वारा किया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। देख रहे हैं, इससे मतलब कृष्णदेव राय के बारे में हर एक टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट मिल रहा है। तो कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग जितना भी, इसमें कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते, हर एक का आपको नोट्स बनाना है और अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम पे यहाँ पे नागलपुर नामक नगर की यहाँ पे स्थापना की। उसके बाद ये हजारा और विठल स्वामी मंदिर का भी यहाँ पे निर्माण करवाया। तो कृष्णदेव राय का जो निर्माण है, ये इस निर्माण को भी याद रखना है। उसके बाद से कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में होगी। तो यहाँ तक हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद से यहाँ पे सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और सदाशिव राय शासक बना, ठीक है, जिस पर उसके मंत्री राम राय का अत्यधिक प्रभाव था। राम राय एक योग्य शासक और प्रबंधक था, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से कूटनीतिज्ञ वो अच्छे से नहीं था, कहीं ना कहीं उसमें वो कूटनीति में कमजोर था। लेकिन वो क्या करता है आगे चल करके, फिर वही गलती करता है कि ये जो बहमनी बहमनी राज्य की जो खंड, मतलब बहमनी राज्य के अंतर्गत, ठीक है, ये लोग 5 खंडों में अलग अलग मुस्लिम राज्य जो बहमनी के अंतर्गत आते हैं, वो उसमें 5 राज्य होते हैं। कौन कौन है इसमें? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर और बरार, ठीक है। तो ये पांचों में फूट डालने का एक तरीके से नीति बनाता है। कौन नीति बनाता है? सदाशिव राय का मंत्री, ठीक है। कौन मंत्री? राम राय, ठीक है। हम लोग कृष्णदेव राय के बाद में बीच में और भी बहुत सारे शासक आते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। सदाशिव राय का अब यहाँ पे देख रहे हैं, सदाशिव राय का मंत्री कौन है? राम राय, जिसको प्रबंधक अच्छा लेकिन कूटनीति में थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। तो इनके बीच में फूट डालता है, ठीक है, और युद्ध के लिए उकसाता है इनको। लेकिन इसमें से जो बरार है, ये बरार जो है युद्ध में शामिल नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे। बाकी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से युद्ध करना यहाँ पे शुरू करते हैं। उसके बाद से आगे चल करके हम लोग ये प्रश्न देखेंगे, उससे पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। बहमनी साम्राज्य के ये 5 राज्यों में से बरार को छोड़ करके शेष चारों ने मिल करके 1565 में, ठीक है, विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। क्या किया? पहला जो इसका मंत्री था, मंत्री क्या किया? इन सभी में फूट डाला और युद्ध कराया। सभी युद्ध किए ये विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर, ठीक है, साम्राज्य से। उसके बाद से उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। आगे देखिए, युद्ध के मैदान में सेनापति राम राय मारा गया, जो सेनापति है, जो कि कूटनीति यही बनाया था। उसके बाद से आगे क्या करता है, जो सदाशिव राय है, जो राजा है, वो तो अपना एक मंत्री खो दिया यहाँ पे, राम राय। तो ये अपना फिर से एक अगला मंत्री या फिर सेनापति कह सकते हैं, अगला सेनापति बनाता है। किसको? तिरुमल को। अब तिरुमल क्या करेगा यहाँ पे? ये खुद सदाशिव यानी खुद अपने राजा, ये सेनापति इसको इसलिए किस लिए बनाते हैं सेनापति? अपनी रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए। लेकिन ये क्या करता है, ये तिरुमल तिरुमल जो है वो सदाशिव राय खुद अपने राजा की हत्या कर देता है और फिर से ये एक अपना नया वंश यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, आरवीडू वंश, ठीक है। आरावीडू या फिर आरवीडू वंश की ये स्थापना करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं, कोई भी राजा सेफ नहीं है। तो एक यहाँ से प्रश्न आया था, देखते हैं कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है, ठीक है। ये एसएससी 2015 और फिर 17 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये गोलकुंडा का चित्र वगैरह देख सकते हैं आप। ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। गोलकुंडा इसलिए यहाँ पे मैं रखा हूँ ये प्रश्न, क्योंकि ये जो है जो गोलकुंडा है वो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो हो सकता है इसलिए यहाँ से प्रश्न आया होगा, थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ तुलु वंश खत्म हो गया, अब आरवीडू वंश आया, ठीक है। बस अब लास्ट है आरवीडू वंश, हम लोग देखते हैं। आरवीडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की। हम लोग इसको जान रहे हैं, तिरुमल में सदाशिव राय की हत्या करके, ये जो तिरुमल है ये उसका सेनापति था। अब ये हत्या कर दिया, फिर अपना अलग से वंश की स्थापना किया। कौन सा वंश? आरवीडू वंश या अरावीडू वंश, ठीक है। ये दक्षिण भारत के विजयनगर का
साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बस इतना इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। इस वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। लगभग इधर से प्रश्न नहीं पूछा गया है, बस इतना याद रखना। लेकिन अंतिम जो कौन है इसका शासक और संस्थापक कौन है, ठीक है, यानी कि तुरुमल को और अराविडु वंश जो कि चौथा और अंतिम वंश है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला। अब अराविडु वंश का अंतिम शासक के बारे में याद रखेंगे। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और इस तरीके से विजयनगर का पतन हो गया, ठीक है। तो विजयनगर के बारे में हम लोग इतनी सारी चीजें जान गए। अब थोड़ा सा हम लोग प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। अब अंतिम है, लास्ट है ये। तो यहाँ पे जो शासन था, विजयनगर का प्रशासन था, वो राजतंत्रात्मक था, ठीक है। राजा को राय की उपाधि से संबोधित किया जाता था। देखिए ना, हम लोग हर किसी नाम के लास्ट में हम लोग देख रहे थे ज्यादातर कि राय, ठीक है, ये लगा रहता था। तो ये लोग राय की उपाधि, नॉर्मल जो उपाधि है वो रखते थे अपने साथ में, ठीक है, जोड़ के रखते थे। राजा के भव्य राज्याभिषेक का भी यहाँ पे परंपरा था इनके प्रशासन में। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है, इसलिए सबको रखा हूँ, ठीक है। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और विजयनगर शासकों ने धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया था। ये सब भी पता चलता है, हम लोग अभी देखे थे, ठीक है। जिस तरीके से मुस्लिमों अपने शासन में मुस्लिमों को भी रख रहे हैं, तो ये सब चीजें धर्मनिरपेक्षता को बताती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए एक राज्य परिषद भी होती थी और राजा जो होता है राज्य के समस्त मामलों और नीतियों के संबंध में उससे परामर्श लेता था, ठीक है। आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ, ये देखिए, अमुक्त माल्यद, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय जो है यहाँ पे अपने ग्रंथ यहाँ पे अमुक्त माल्यद में राजा और प्रजा के बीच में किस तरीके से संबंध होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे एक तरीके से प्रभावशाली वर्णन करते हैं या किए हैं, ठीक है। तो इनके जो अमुक्त माल्यद जो है रचना है, उसके बारे में ये खास पॉइंट याद रखेंगे कि राजा और प्रजा के बीच किस तरीके से संबंध होना चाहिए। ये कृष्णदेव ने बहुत अच्छे से प्रभावशाली तरीके से उसका वर्णन किया है। भू राजस्व व्यवस्था कैसा था, देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में राजकीय आय जो उसका मुख्य स्रोत था भू राजस्व ही था, और इस भू राजस्व का नाम था शिष्ट, ठीक है, इसको शिष्ट कहा जाता था। जैसे टैक्स कहते हैं अभी, तो उस तरीके से यहाँ पे शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था, जो कि सामान्यतः 1/3 या उससे ज्यादा 1/4 तक के बीच में होता था, ठीक है। 16वीं शताब्दी के मध्य सदाशिव राय के काल में नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था। तो नाई जो थे, नाई बाल काटने वाले, उनको उस समय व्यावसायिक कर यानी कि कर नहीं देना पड़ता था। तो ये एक खास बात है, तो इसलिए इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। हम लोगों को ये जो चैप्टर है ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।